तेलंगाना चुनाव में बीआरएस की हार के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर मीडिया के सामने आए हैं। ये हार महज मामूली स्पीड ब्रेक थी जिससे हल्के में लिया गया है। राजनीति के बाद जीत और हार संभाविक है। इससे पता चलता है कि उनके नेताओं ने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की है और उन्हें लगता है उन्हें पहले से बेहतर बहुमत मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है, हालांकि नतीजे निराशाजनक है लेकिन कोई असंतोष नहीं है। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि एग्जिट पोल गलत थे और हमें 70 से ज़्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं है। टीपीसीसी के उपाध्यक्ष चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है, तेलंगाना में जनता की जीत हुई है और सीएम केसीआर अहंकारी है। उन्होंने कहा, अभियान के दौरान इंदिरा अम्मा राज में 3 घंटे बिजली को लेकर के की गई टिप्पणियां लोगों ने पलट दिया है। वहीं रूबरू के दौरान किरण कुमार रेड्डी ने कहा, सरकार बनाते ही स्वास्थ्य और किसान कर्ज माफी पर कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन देने के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आशय का ट्वीट किया, मेरे प्यारे तेलंगाना भाइयों और बहनों, बीजेपी को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों से आपका समर्थन लगातार बढ़ रहा है और ये प्रवृत्ति आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी। वहीं तेलंगाना के साथ हमारा रिश्ता अटूट है और हम लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। ये प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के अपार प्रयासों की सराहना करता हूं। विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर बीआरएस का झंडा लहराया है। बीआरएस उम्मीदवार मंगंती गोपी ने निर्विरोध जीत हासिल की है। वहीं बीआरएस उम्मीदवार मंगंती गोपीनाथ, जो शुरू से ही आगे चल रहे थे, 4, 5, 6 राउंड में थोड़ा लड़खड़ा गए लेकिन बाद के राउंड में संभल गए। जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस से मौजूदा विधायक मंगंती गोपी, कांग्रेस से क्रिकेटर अजहरुद्दीन, भाजपा से दीपक रेड्डी और एमआईएम से राशिद फराजुद्दीन, विभिन्न दलों और निर्दलीय कुल 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े थे। वहीं अधिकारियों ने सबसे पहले पोस्टर बैलेट वोटों की गिनती की, फिर ईवीएम की गिनती शुरू की है। वहीं जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस उम्मीदवार मंगंती गोपीनाथ 80,328 है और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन 63,838 है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लंकाला दीपक रेड्डी 25,756, वहीं एमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद फलाजुद्दीन 7,829 और पोस्टल बैलेट में 163 की कमी है। वहीं टीआरएस उम्मीदवार मंगंती गोपी 16,337 वोटों से जीते। सीपीआई के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि सरकार में शामिल होने या न होने का सवाल सरकार बनाने वाली पार्टी पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर को हराने का हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है और कांग्रेस गठबंधन एक अच्छी सरकार प्रदान करेगा। सीपीआई के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक चाडा वेंकट रेड्डी ने सरकार में शामिल होने या न होने का सवाल सरकार बनाने वाले पार्टी पर निर्भर करता है। सीएम केसीआर को हराने का हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। वहीं कांग्रेस काफी दिनों तक सत्ता से दूर रही। जनता बीआरएस से पूरी तरह उब चुकी है। उन्हें लग रहा है अब कांग्रेस से ही तेलंगाना का विकास संभव है। इसी कारण तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताया। मेड्चल बीआरएस पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार मल्ला रेड्डी दूसरी बार जीत गए हैं। वहीं बीआरएस पार्टी के विधायक उम्मीदवार मल्ला रेड्डी ने मेड्चल विधानसभा क्षेत्र में 30,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। इसके लिए चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने हिट्स कॉलेज बोगाराम में चुनाव गिनती केंद्र में मल्ला रेड्डी को जीत का प्रमाण पत्र दिया है। इस अवसर पर बीआरएस पार्टी के रैंकों ने घटकेसर टाउन में डॉक्टर बीआरएस अंबेडकर की मूर्ति पे माला चढ़ाकर और जलाकर जश्न मनाया है। इसके अलावा जलाए गए और लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई है। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय बीआरएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और प्रशासकों और अन्य लोग ने भाग लिया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में गोशामहल सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई है। वहीं बीआरएस उम्मीदवार नंद कुमार ने व्यास को 21,457 वोटों के अंतर से हराया है। वहीं व्यास को 58,725 वोट मिले जबकि राजा सिंह को 80,182 वोट मिले हैं। उन्होंने 2014 और 2018 के चुनाव के साथ साथ निम्नतम चुनाव भी जीत और हैट्रिक दर्ज की है। राजा सिंह ने ओसीटी के बीजेपी के शीर्ष नेता बदाम बल रेड्डी के बाद हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद का ओल्ड सिटी एमआईएम पार्टी का गढ़ है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। पिछले कुछ दशकों से जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है
हार निश्चित थी, जबकि उस पार्टी के उम्मीदवार कम से कम घोषणा पत्र के बिना विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ओल्ड सिटी के निवासी उनका ताज ले रहे हैं, लेकिन बड़े मुस्लिम वोट बैंक वाले ओल्ड सिटी में हिंदू नेता ने जीत की हैट्रिक बनाई है। लगातार 3 बार विधायक जीतकर मजलिस के गढ़ में भगवा झंडा फहराया। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद एक और अहम घटनाक्रम हुआ है। डीजीपी अंजनी कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में डीजीपी को निलंबित करने का आदेश जारी किया। चुनाव की पृष्ठभूमि में ईसी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। तेलंगाना के डीजीपी ने अंजनी कुमार को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने ऐसे समय पे टीपीसीसी रेवंत रेड्डी से मुलाकात पे गुस्सा व्यक्त किया है जब राज्य में चुनाव संहिता लागू थी। ऐसा लगता है कि इस क्रम में ईसी ने ये अहम फैसला लिया है। वहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पे चुनाव आयोग ने ये चौंकाने वाला फैसला लिया। हुजूराबाद और गजवेल में हार पर बीजेपी नेता इटेला राजेंद्र ने प्रतिक्रिया दी है। इटेला राजेंद्र ने कहा, हुजूराबाद के लोगों को जनता के फैसले का सम्मान करते हुए 20 साल तक उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। वहीं हुजूराबाद के लोगों को जनता के फैसले का सम्मान करते हुए 20 सालों तक उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। वे अपनी हार को लेकर के ज्यादा दुखी नहीं है और वे आगे भी लोगों की सेवा करेंगे। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर रवि गुप्ता को राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। रवि गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वह वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक और सत्कर्ता और परिवर्तन के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। बीजेपी के वेंकट रमन रेड्डी ने कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी को सफलतापूर्वक हराकर जीत हासिल की है। वहीं चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के केवीआर रेड्डी ने 66,652 वोट हासिल किए और बीआरएस के केसीआर और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के खिलाफ 6,741 वोटों के अंतर से बढ़त बनाई। तेलंगाना में कामारेड्डी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का आकर्षण केंद्र था, क्योंकि यहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव और उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख रेवंत रेड्डी और भाजपा के वेंकट रमन रेड्डी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई देखी गई है। वहीं उच्च जोखिम वाली तेलंगाना विधानसभा में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति और तत्कालीन तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने अनोखा फैसला सुनाया है। हालांकि पहले भी कई उम्मीदवार दूसरे चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में भाग लेने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जाने वाले प्राथमिक को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं चुनाव के संचालन को लेकर के मतदान अधिकारियों को 3 बार प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं मतदान के दौरान 2 दिन ड्यूटी लगती है। वहीं भोजन, व्यय और परिश्रमिक के अतिरिक्त आवंटित किया जाता है। मतगणना में भाग लेने वालों को अलग से भुगतान किया जाता है। वहीं चुनाव कर्तव्यों के संचालन के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए 1 पीठासीन अधिकारी, 1 सहायक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वहीं पीठासीन एवं सहायक पीठासीन अधिकारी 1,550 और अन्य मतदाता अधिकारियों को 900 रुपये और काउंसलिंग सुपरवाइजर को 1200 रुपये, गिनती सहायक को 900 रुपये और सब इंस्पेक्टर को 1,150 रुपये का भुगतान किश्तों में किया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय अधिकारियों ने 7,500 वीडियो निगरानी टीम, वीडियो विंग टीम और 22,000 फ्लाइंग और सकड़ा मीडिया और सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी को 16,000 रुपये, चुनाव व्यय निगरानी टीम और रुपये 10,000 का भुगतान किश्तों में किया जाएगा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने देश भर में जाति जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने मांग केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक में की है। ये बैठक संसद के शीतकालीन सत्र के सदभर में आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा, देश के सभी हिस्सों में जाति गणना की मांग आ रही है। उन्होंने आलोचना की है कि बीजेपी जाति गणना की मांग को लेकर के रातों की नींद हार कर रही है। वहीं मायावती ने मांग की है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना सही तरीके से कराई जाए और लोगों को उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाए। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा, यानी आज शुरू हो जाएगा। वहीं 22 दिसंबर तक 15 बैठकें होंगी। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवात तेज हो रहा है। वहीं मौसम रिपोर्टों में कहा गया है कि ये नल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तट पर पार करेगा। इसी
पृष्ठभूमि में सीएम जगन ने अधिकारियों को निर्देश दिए और तूफान प्रदेश की ओर से आ रहे और अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए। प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को राहत कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा बिजली एवं परिवहन बंदित होने की स्थिति में उसे तत्काल बाहर किया जाएगा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। वहीं सीएम जगन ने स्पष्ट किया है कि चक्रवात शिवरी में भोजन, पीने का पानी और दूध उपलब्ध होंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। तूफान के मद्देनजर 8 जिलों को अग्रिम धनराशि जारी की जा रही है। वहीं तिरुपति जिले के लिए 2 करोड़ रुपए और प्रकाशम, नल्लोर और कृष्णा, कोनसीमा, पश्चिम गोदावरी, बापटला और काकीनाडा जिलों के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। गुजरात के भड़ोज जिले में बारिश हो रही है। वहीं जिले भर में रविवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। कई जगहों पर सड़कों पर भारी पानी जमा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण संचार व्यवस्था ठप हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। राज्यों के 11 जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अरवाली, अहमदाबाद, माहिसागर, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली, वहीं सौराष्ट्र, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में भारी बारिश होगी। वहीं चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है तमिलनाडु के 7 जिलों में गरज और बिजली के साथ बारिश होगी। इसमें कहा गया है चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम, रानीपेट और तेनकासी जिलों में सामान्य में भारी बारिश होगी। ये बात सामने आई है कि 11 और जिलों में सामान्य बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनाने और 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराने की संभावना के कारण दक्षिण मध्य रेलवे में 142 ट्रेन रद्द कर दी गई है। वहीं अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर अगले 3 से 4 दिनों के लिए ट्रेनें रद्द कर दी गई। मौसम अधिकारियों के अनुसार चक्रवात मिनचांग 4 दिसंबर को नल्लेरू और मछलीपट्टनम के बीच तट को पार करने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों तक आंध्र प्रदेश के तिरुपति, नल्लोर और प्रकाशम, बापटला, कृष्णा और पश्चिम गोदावरी और कोनासीमा और पूर्वी गोदावरी और काकीनाडा और अनाकापल्ली जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों के गिरोह को गिरफ्तार किया है जो निवेशन के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास 17 सेलफोन, 2 लैपटॉप और बैंक खाते जब्त किए गए हैं। पुलिस को शक है कि मुंबई, दुबई, लखनऊ, हैदराबाद के इन आरोपियों के चीन नागरिकों से संबंध है। वहीं पुलिस ने कहा है कि ये गिरोह देश भर से अब तक 712 करोड़ रुपए वसूल चुका है। हर दिन एक नए तरह के साइबर घोटाले सामने आते हैं। साइबर अपराधी ठगी करने के लिए नई तरकीबें सोच रहे हैं। वे कुछ उम्मीद दिखाकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बिग बैच रिंग घोटाला कहा जाता है। विशेषज्ञों ने पहचान लिया, खासकर हमारे देश में ये धोखाधड़ी करोड़ों की संख्या में हो रही है। और वहीं ये घोटाला कैसे है? बिग बैचिंग घोटाला है जिसमें किसी चीज के वादे पे धोखाधड़ी शामिल है। इस घोटाले का हिस्सा ये जानना है कि समाज का बड़ा हिस्सा किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उनके अनुसार विभिन्न उम्मीदवारों को दिखाता है। उदाहरण के लिए नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी, क्रिप्टो निवेशन के नाम पे धन हस्तांतरण। इस प्रकार के घोटाले सोच समझकर योजना बनाकर किए जाते हैं। पहले वे लोग की सारी बातें जानते हैं और उनके अनुसार कदम उठाते हैं। धोखे से पहले भरोसा आता है। फर्जी प्रोफाइल, नौकरी भर्ती कंपनी या निवेशन एजेंसी होने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाते हैं। वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कुछ भी